होता है और इस मेथड को यूज करते हुए नेशनल इनकम को किस तरीके से अकाउंट किया जा सकता है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज। देयर इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो देखो, जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनको उनकी सर्विस के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है, जो इनकम मिलती है, उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम। Thus, income generation takes place during the course of production process। और इसीलिए जो इनकम जनरेट हुआ है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के समय ही जनरेट होता है। And point to be noted here that is that income generated is just equal to the value of goods and services produced। तो यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ ही इनकम जनरेट होता है, इसीलिए जितनी इनकम जनरेट हुई वो इक्वल होगी जितना प्रोडक्शन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से जो आंसर आता है, जो नेशनल इनकम आता है, वही सेम नेशनल इनकम की वैल्यू इनकम मेथड से भी अकाउंट होती है। अब जरा देख लेते हैं फैक्टर इनकम को क्लासिफाई किन वे में किया जा सकता है। हम 3 कैटेगरीज में इसको फैक्टर इनकम को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि फैक्टर इनकम 3 टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी में होते हैं। अब ये पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है और ये तीसरी कैटेगरी है। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इन कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखिए। whatever payments are made by resident producers to their employees in the form of तो जो भी पेमेंट रेजिडेंट को प्रोड्यूसर के थ्रू एम्प्लॉइज को दी जाती है, चाहे वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश की फॉर्म में सैलरी मिले, वेजेस मिले, या फिर पेमेंट इन काइंड की फॉर्म में पेमेंट मिले, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो एम्प्लॉइज के बिहाफ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो कंट्रीब्यूशन है उसको, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के समय जो पेंशन वगैरह मिलती है वो हो। तो ये 4 चीजें हैं जिनको ऐड करने पर आ जाता है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पे एंड अलाउंस पेड बाय जनरल गवर्नमेंट टू इट्स ऑफिशियल्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द क्लर्क्स एंड पियोन्स। तो जो पे और अलाउंस जो है, जो जनरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स को देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू देती है क्लर्क्स को और पियंस वगैरह को, तो वो जो अलाउंस और पे होते हैं वो भी इसमें कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज में शामिल किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो कैटेगरी है वो ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं। द ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम अगर मिल रही है, आ रही है, तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। Income from property can be rent and interest, while income from entrepreneurs are profit and dividend etc। तो भाई आपको प्रॉपर्टी से क्या मिल सकता है? रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट हो सकता है और डिविडेंड मिल सकता है। ऑपरेटिंग सरप्लस ओरिजिनेट्स इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये सभी एंटरप्राइजेस में ओरिजिनेट होता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। बट देयर इज नो ऑपरेटिंग सरप्लस इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर हम जनरल गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है। द आइटम्स इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस आर। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं। एक है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्राइजेस। इन तीनों को ऐड करने पर प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट प्लस रेंट करने पर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरी जो कैटेगरी थी उसमें हमने रखा है फिक्स्ड इनकम को। इट रेफर्स टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस होती हैं हु आर यूजिंग सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है और सेल्फ ओन फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है उसको मिक्स्ड इनकम में शामिल किया जाता है। इट इज पार्टली लेबर एंड पार्टली कैपिटल इनकम। तो ये पार्टली लेबर इनकम होता है, लेबर, और पार्टली ये कैपिटल इनकम भी होता है। These incomes add up to domestic factor income. In order to find national income,
अनदर आइटम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शुड बी एडेड टू द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो तीन कैटेगरीज हमने इनकम की देखी, इन तीनों को ऐड करने पर हम जो इनकम फाइंड कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होता है। अगर हमें नेशनल फैक्टर इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम NFIA को ऐड कर देते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम पे। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ा फैक्टर इनकम का। अब चलो हम आगे देख लेते हैं एक बार स्टेप वाइज कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम अकाउंट करते हैं। तो पहला स्टेप है जिसमें हम निकालते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कहा जाता है NDPFC। इसको निकालने के लिए हमें कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इन तीनों चीजों को ऐड करना होता है जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। देखो, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज को लिया जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को ऐड कर दो, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज आ जाएगा। उसमें प्लस करो रेंट और रॉयल्टी, उसमें प्लस करो इंटरेस्ट और इसमें प्लस करो प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों को यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को एक साथ कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद मिक्स्ड इनकम, इन सभी चीजों को ऐड करने पर हम निकाल पाते हैं NDPFC, जिसको हम इनकम कहते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम फाइंड करना है हमें। हम अभी NDPFC फाइंड कर चुके हैं, और जब हम NDPFC से हमें NNPFC निकालना है तो हम इसमें NFIA को ऐड कर देते हैं, यानी कि NDPFC प्लस NFIA गिव्स NNPFC। तो ये इनकम मेथड होता है और ये उसका फॉर्मूला है कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। चलो जरा देखते हैं कि इस मेथड को जब हम यूज करके नेशनल इनकम अकाउंट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू हैव करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो करेक्ट अगर आंसर निकालना है तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहला, सेल सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स में जो सेल हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। However, the commission charged by the broker is very much part of national income because it is service provided in this current year and creating a market is a legal activity. तो उससे जो कमीशन मिला है उसको हम काउंट करेंगे क्योंकि उससे इनकम जनरेट होती है। दूसरी तरफ इलीगल इनकम्स ऑफ ऑल काइंड जैसे कि फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा शुड बी एक्सक्लूडेड। तो जो भी इलीगल इनकम होता है, इलीगल इनकम कैसे आता है, जो इलीगल काम करने से, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग करके, इनको हम शामिल नहीं करते हैं, इनको एक्सक्लूड किया जाता है। वाइनफॉल, तीसरी बात, वाइनफॉल grains as from the draw of lotteries should also be excluded as these are not due to employment of different factor inputs। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हमें लॉटरी वगैरह से कोई सैलरी मिली है, लॉटरी से कुछ हमने कमाया है, तो उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि लॉटरी से मिलने वाला जो पैसा होता है वो हमें कोई फैक्टर से नहीं मिला है, कोई फैक्टर इनपुट हमने कोई फैक्टर नहीं अपना लगाया है उसको पाने के लिए, तो उसको लॉटरी को हम यहाँ पर नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। दूसरी बात, चौथी बात, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड अकोमोडेशन शुड बी इंक्लूडेड। तो जो भी इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर है, ऑक्यूपाइड अकोमोडेशन शुड बी इंक्लूडेड, तो इन अकोमोडेशंस को इंक्लूड किया जाता है रेंट ऑफ ओनर। ट्रांसफर पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड एज दीज आर नॉट ड्यू टू एनी कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है, उसको मान लो कि पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ पैसे ट्रांसफर किए, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, एज वेल एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सो दैट मस्ट नॉट बी सेपरेटली एडेड टू नेशनल इनकम। तो कह रहे हैं कि अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात करें, तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों ऑलरेडी प्रॉफिट में आती हैं, तो इसीलिए हम जब प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो अलग से दोबारा इन दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। वेल्थ टैक्स की अगर हम बात करें, डेथ ड्यूटीज की बात करें, गिफ्ट टैक्स की बात करें, आर पेड आउट ऑफ द करंट इनकम, सो दी शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड टू नेशनल इनकम। अब ये जो गिफ्ट वगैरह है, वेल्थ टैक्स है, डेथ ड्यूटीज हैं, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये करंट इनकम के ही पार्ट हैं। तो जो करंट इनकम होती है हमारी, हम उसी इनकम में से ये चीजें खरीद के देते हैं, तो इनकी जो वैल्यूज हैं
उसको अलग से हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमने करंट इनकम को अकाउंट कर लिया है। चलो जरा टेबल में देखते हैं एक बार कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी और कौन सी इंक्लूड नहीं होंगी। तो वेजेस रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, अगर कोई इंडियन एम्प्लॉइज है फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है तो उसको हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये रिवॉर्ड है फैक्टर सर्विस का। रेमिटेंस बाय एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया, अगर एनआरआई जो है वो अपनी फैमिली को कोई रेमिटेंस देता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बोनस की अगर हम रेमिटेंस बात में करें, सर, हेलो, यस सर, ये रेमिटेंस क्या होता है सर? जो एनआरआई वहां से कमा कर यहाँ भेज रहे हैं, अच्छा, ओके समझे। ओके ओके। सेकंड है बोनस, अगर हम बोनस की बात करें तो ये एक तरीके से हमारे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है। अगर हम विनफुल गेन की बात करें, विनफुल गेन जैसे इलीगल एक्टिविटीज वगैरह, लॉटरी वगैरह से मिलता है, तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं। फ्री मील्स टू वर्कर, अगर हम फ्री मील की बात करें तो ये काइंड है एक तरीके से पेमेंट की फॉर्म में। तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्री मील देती हैं, सैलरीज भी देती हैं और उसके साथ पेमेंट इन काइंड जैसे कि फ्री मील दे दिया, तो वो भी शामिल होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर किया, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करें तो वो एक ट्रांसफर पेमेंट होता है, तो इसीलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड बाय अ वर्कर वर्किंग अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, अगर कोई पर्सन है, उसने कोई मनी रिसीव किया है जो कि दूसरे कंट्री में काम कर रहा है, वो भी 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो उसको हम शामिल कर लेते हैं। इलीगल इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग स्ट्रगलिंग, अगर गैम्बलिंग वगैरह से, स्मगलिंग आएगा यहाँ पर, स्ट्रगलिंग की जगह, एरर है ये, स्मगलिंग आएगा यहाँ पर। तो गैम्बलिंग स्मगलिंग वगैरह से अगर कोई इनकम आया है, वो इलीगल इनकम है, उसको शामिल नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शामिल किया जाएगा। गिफ्ट टू रेड क्रॉस सोसाइटी, अगर हम रेड क्रॉस सोसाइटी की को गिफ्ट देने की बात करें तो ये जो है ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसको हम शामिल नहीं करते हैं। अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं, एमपी एमएलए विधायक सांसद वगैरह, दीज इनको जो अलाउंस दिया जाता है उसको शामिल किया जाएगा। क्यों? दीज लेजिस्लेटिव बॉडीज आर कंसीडर्ड एज जनरल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, तो इनको हम जनरल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कहते हैं, इसीलिए इनको, इनके जो अलाउंस मिलते हैं उनको शामिल किया जाता है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेकंड हैंड गुड्स, तो सेकंड हैंड गुड्स को बेचने पर अगर हमें कुछ मिला है तो उसको हम शामिल, सेकंड हैंड गुड्स की जो बिक्री होती है उसकी जो वैल्यू है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये था कि कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगे और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होंगे। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमें दो दो चीजें निकालनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है प्रोडक्शन मेथड का यूज करते हुए और इनकम मेथड का यूज करते हुए। प्रोडक्शन मेथड हमने ऊपर पढ़ा है, इनकम मेथड हमने अभी पढ़ा है। ये आइटम्स हैं और ये इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है अलग अलग सेक्टर्स का, तो ये तो जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें काम आ जाएगा। उसके अलावा रेंट दिया है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम, एनएफआईए, इंटरेस्ट, सारी चीजें हमें दी हुई हैं। तो चलो सबसे पहले हम जीडीपी एमपी निकालते हैं प्रोडक्शन मेथड से, यानी कि पहला मेथड जो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा क्या है। सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ दिया हुआ है हमें, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, बी के तीनों में से ए के तीनों को माइनस करने पर वैल्यू एडेड आ जाएगा जीडीपी एम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी, जो वैल्यू एडेड होता है बेसिकली वही जीडीपी एमपी होता है। अब बात करते हैं जरा इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तीन चीजें ऐड करनी होती हैं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो हम एनडीपीएफसी पे पहुंचते हैं। चलो देखते हैं जरा, ये रहा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये रहा मिक्स्ड इनकम, ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को जरा ऐड कर देते हैं। जब हम इन तीनों को देखो, जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक और चीज समझो, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है और अलग से रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर रहे हैं तो रेंट और इंटरेस्ट वगैरह को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में वो चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो इन तीनों को ऐड करने पर एनडीपीएफसी पे पहुंच जाते हैं और हमें निकालना है जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी से एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी पे जाने के लिए हम नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, तो कॉम्पेंसेशन ऐड करेंगे फिक्स्ड कैपिटल का। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो एनआईटी को प्लस कर दिया जाएगा, जो कि हमें ऊपर दिया ही हुआ है। ये देख रहे हो ना, ये कॉम्पेंसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड कैपिटल पे जो वियर एंड टियर पे खर्च हुआ है वो, यानी कि कंजम्पशन हुआ इस पे फिक्स्ड कैपिटल्स पे, तो जो रिपेयरमेंट होता है वगैरह, इसी को कहा जाता है कॉम्पेंसेशन, डेप्रिसिएशन भी, और इसी को कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन को प्लस किया और एनआईटी को प्लस किया, तो हम पहुंच गए जीडीपी एमपी। तो ये था हमारा इनकम मेथड।